जितने भी स्टूडेंट 6 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर देना है तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 6 मार्च को आपके फिजिक्स का पेपर आने वाला है, तो पेपर कोड अपने ध्यान में रख लो भैया और इस पूरे पेपर को लास्ट तक देख लो। मैं इसको पूरे सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। देखो जैसे मुझे ये वायरल पेपर मिला मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। देखो कितने पेजेस में मैंने सॉल्यूशन लिखा है, गिनते गिनते थक जाओगे। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को आज मैं वायरल पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। पूरे 70 नंबर का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं भैया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप 5 मार्च को आधी रात को भी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर देख कर जाना। देखो समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा, याद रखना। निर्देश कुछ आपको दिए जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, दा, या। ठीक है, खंड आ जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक वाला। खंड दा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाला है, और खंड या जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर वाला। ये तो सिंपल सी बातें हैं। अब हम चलिए एक एक खंड को देखते हैं। खंड आ में अगर हम लोग बात करें तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उस उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे का वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन नंबर का है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। आपके पास ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन है। 5 × 10⁻³ जूल, 0.5 × 10⁻³ जूल, या फिर 0.5 जूल, या फिर 5 जूल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये आपके ऑब्जेक्टिव में तो आया ही आया है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में। तो देखो 100 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र है, तो हमें यहाँ पे बेटा सी दिया गया है। धारिता हमें दी गई है 100 माइक्रोफैरड। चलो हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और सही वाला आंसर लिखते हैं। 100 माइक्रोफैरड को हम लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या दिया गया है, इसको 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, यानी कि विभव आपका V दिया गया है। V जो दिया गया है ये 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। आपको संचित ऊर्जा निकालनी है, यानी कि U को निकालना है। तो एक फॉर्मूला लगेगा, सिंपली वाला फॉर्मूला, वही लगा तो काम हो जाएगा। फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV²। ये होता है फॉर्मूला मेरे भाई। यही फॉर्मूले पर आप रख दो वैल्यू को, आपका न्यूमेरिकल ये लग जाएगा। U = 1/2 गुणे C की वैल्यू है 100 × 10⁻⁻6, और V का स्क्वायर है भैया, तो V की वैल्यू 10 है। अब 10 का स्क्वायर है तो इसको 10 × 10 लिख सकते हैं, चाहे आप स्क्वायर लिखो चाहे 10 × 10 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो करना क्या है भाई, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये हो गया। अब अगर गुणा करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान दो थोड़ा सा। 5 का 100 से गुणा करोगे 500 हो जाएगा, इसका 10 से गुणा करोगे तो 5000 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 10⁻⁻6 है। इतना समझ में आया? बहुत सिंपली मैं समझा रहा हूं, कुछ करना नहीं है, सिंपल है। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा देखना पड़ेगा। देखो 5000 को हम 5 × 1000 भी लिख सकते हैं, या 5 × 10⁻³ भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻6 हो गया। अब U = आपका हो जाएगा, देखो 5 × 10⁻³ है, ये -6 भैया, 3 में से 6 जाएगा तो जो बड़ा है उसी का चिन्ह होगा, तो 10⁻³ जूल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन भैया 2 नंबर में भी आता है, तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। एक न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है, ये भी मैंने बताया। तो कुछ करना नहीं है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। खा वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लो। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, चालक के किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, या इनमें से किसी पर नहीं।
तो भैया इसका राइट आंसर होगा पदार्थ पर। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के पदार्थ पर। पदार्थ कैसा है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो ये वाला ऑप्शन कौन सा सही होगा, मैंने ऑप्शन नहीं बताया कौन सा सही होगा। तो भैया अभी तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसमें जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही तो सही होगा। देखो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आंसर तो मैंने बता ही दिया, समझ में आ चुका होगा। गा देखो, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? लेंज का नियम आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऊर्जा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। घ वाला क्वेश्चन, वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है कौन सी घटना है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। तो भैया इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ध्रुवण। वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है वो ध्रुवण है। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चन देख लो फटाफट। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। यानी कि अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाया जाएगा? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक। तो भैया एल्यूमिनियम मिलाया जाएगा। अगर आपको शुद्ध पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा। चा वाला देखो, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। किस पर वो निर्भर नहीं करती? तो द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। भैया वो आवेश पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको बताया था लैम्डा इक्वल टू डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी या लैम्डा इक्वल टू मैंने बताया था एच अपान एम बी भी लिख सकते हो। तो देखो पी संवेग है, इस पर ये निर्भर करती है। एम है द्रव्यमान, द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। वी है वेग, वेग पर भी निर्भर करती है, लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करती। बस हो गया भैया। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 2 2 4 2 6 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के। आपका 6 नंबर इसके लिए कंप्लीट हो चुका है। खंड बा की हम बात कर लेते हैं। खंड बा जो है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, एक एक नंबर का। तो भैया जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। देखो दूसरे का समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? भैया समविभव पृष्ठ क्या होता है तो लिख लो इसका आंसर, बस इतना लिख दो। एक नंबर का है भैया, एक नंबर में और क्या लिखोगे? समविभव पृष्ठ हेडिंग डालना, लिखना किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब कोई पृष्ठ है उस पर स्थित जितने भी बिंदु है, जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, ये मान लिया मैंने। अब इस पर भैया कई बिंदु हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस पर स्थित जितने भी बिंदु हैं सब पर जो विभव है वो बराबर होगा, समान होगा, उसी को समविभव पृष्ठ कहेंगे। कुछ है ही नहीं। चलो खा वाला, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो ये भी समझ लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो बस आप डेफिनेशन को समझो, चीजों को समझो। एक नंबर में बहुत बड़ा लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो देखो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? देखो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। मतलब जब किसी सेल की प्लेटों को हम तार द्वारा जोड़ देंगे तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को, यानी कि जो रुकावट होती है, उसी को ही हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। चलो इसको भी हटाते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते चलो भैया और फटाफट इसको हटाते चलो, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ हमें देखना है। अभी तो एक नंबर वाला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। चलो गा वाला क्वेश्चन, इसको समझ लो, ध्यान से समझ लो। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए भैया। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? तो इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं। यहां पे देखो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, इसका जो रेखीय समाकलन है उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। इसी को हम बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है,
अब देखो यहां पे dl जो है ये लघु अवयव है, b है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हो गया, सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूं। एम्पियर का परिपथीय नियम भी हमारा हो चुका है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूंगा जो काफी ज्यादा स्पेशल है, समझ लो इसको। क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? 1 नंबर भाई, ये 3 नंबर सॉरी ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है, 3 में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एम्पियर का चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा। देखो चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, मान लो कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, हम मान लेते हैं ये एक पृष्ठ है, ले लिया मैंने एक पृष्ठ, आप स्केल की सहायता से बनाना। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो a है और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो b है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस पृष्ठ से अभिलंब, जैसे मान लो ये कुछ रेखाएं यहां पे निकली, कुछ रेखाएं यहां पे निकली, तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखा है उसी की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लो स्थित कोई पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, इससे अभिलंबवत, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है और इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये जो आपकी रेखाएं जा रही हैं इसको बोलेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। बस हो गया, समझ में आया। मान लो जिस चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थित है पृष्ठ, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, क्षेत्रफल a है, ठीक है। इससे जो अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उन्हीं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। इसका फॉर्मूला अगर देखो, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका फॉर्मूला हम लोग देखें तो फाई इक्वल टू ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है और जो ये है इसी के बराबर होता है, फाई इक्वल टू b इंटू a। अगर मान लो इसको मैं हटाता हूं, जैसे मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र आपका है, मान लो एक और पृष्ठ यहां पे स्थित है, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकली, ऐसी भी तो जा सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये देखो चुंबकीय बल रेखाएं निकली, तो अगर देखा जाए तो इनके बीच एक थीटा कोण बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर इस स्थिति में देखें तो जब इस BA को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू BA, और जो ये आपका एंगल बन रहा है इसको कॉस थीटा कर देंगे, BA कॉस थीटा, ठीक है, एंगल बन गया। बस यही फॉर्मूला होता है, जहां B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A है क्षेत्रफल, जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। मात्रक की अगर हम लोग बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो इसका मात्रक होता है वेबर, वेबर, ठीक है। विमा की बात कर ले तो विमा भी मैं डायरेक्टली बता देता हूं, इतना डीपली नहीं जाना है, बट मैं बता देता हूं। मान लो 2 नंबर में आ जाए भाई तो लिखना पड़ सकता है, तो ml2 t के पावर -2 a के पावर -1, ये हो गया। राशि की बात करें कि चुंबकीय फ्लक्स किस प्रकार की राशि है, तो हमारा राशि में सोना बदमाशी लिखल बा, तो राशि जो है ये अदिश राशि है, अदिश राशि ये है। बस इतना सा लिखना है, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। तो कुछ होता नहीं चुंबकीय फ्लक्स, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स हम बोलते हैं। फाई इक्वल टू VA, फाई इक्वल टू BA कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, मात्रक वेबर, बीमा आपकी है, ठीक है। बस हो गया, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्वेश्चन इसमें और है, अंगा नंबर, इसको समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन अभी होगा, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। मतलब क्वेश्चन आपका है कि उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर का जो कार्य सिद्धांत आधारित है वो कौन सा भौतिक सिद्धांत है? तो देखो भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ना, ये एक ऐसा
सिद्धांत है जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। बस पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एक एक नंबर में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको भी समझ लेते हैं। चा वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? मतलब देहली आवृत्ति क्या होता है, इसको आपको बताना है। और मेरे अकॉर्डिंग ये भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। तो देखो देहली आवृत्ति क्या होता है, पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसको हम समझेंगे। ठीक है, देखो देहली आवृत्ति क्या है, मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख रखा है। देखो, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे देहली आवृत्ति हम बोलते हैं। ठीक है, लिख देना, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। यही इसकी महत्ता है। मतलब अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब सिंपल सा है, मान लो कोई धातु है, ये आपका कोई मेटल है, कोई धातु है। ठीक है, इस धातु में क्या होंगे, अगर भैया मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे ऐसे आवेश वाहक के रूप में। अब जब इस पर मान लो कि कोई प्रकाश आकर इस पर पड़ा, ये देखो इस धातु की सतह पर प्रकाश पड़ा, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाहर निकलने लगते हैं। देखो ये बाहर आ गए। ठीक है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह, ये आपकी जो है धातु की सतह है। ठीक है, ये धातु है, आप लोग लिख सकते हैं। तो धातु की सतह पर डाला जाता है, धातु की सतह पर डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और इस पूरी घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलेंगे। सिंपल सा है। ठीक है, मतलब सिंपल सा है। पहले प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझ लो, फिर हम देहली आवृत्ति को समझेंगे। यही पूरी घटना है। देखो, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं ना, उसको हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बस हो गया। ठीक है, अब देहली आवृत्ति, अगर ये जो प्रकाश यहाँ पर धातु की सतह पर पड़ रहा है, अगर इस प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो इस धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इतना समझ जाना। तो समझ में आ गया डेफिनेशन। अब देहली आवृत्ति समझ लो, आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके, उसे हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। एक फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू कभी कभी आ सकता है C अपान लैम्डा नॉट होता है, C अपान लैम्डा नॉट। ठीक है, इतना याद रखना क्योंकि ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। म्यू नॉट तो आपकी देहली आवृत्ति है ही, C क्या है और लैम्डा नॉट क्या है, इसको समझ लो। C हमारा है प्रकाश की चाल, क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, और लैम्डा नॉट जो है ये देहली तरंग दैर्घ्य है, देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेरे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल हमने समझ लिया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो एक नंबर में बस इतना लिख देना बहुत है, चित्र बनाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। तो 6 क्वेश्चन आपके थे, एक एक नंबर के, आपको 6 नंबर इसके लिए भी मिल चुके हैं। ठीक है, टेंशन फ्री रहो। अब हम चलते हैं अपने खंड सा पे। खंड सा जो होगा ना, ये 2-2 नंबर का जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है वो वाला क्वेश्चन है, और इसको हम लोग समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन स्पेशल है तो समझना भी इसको जरूरी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम एक एक करके सभी को समझेंगे। मतलब कोई क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब देखो जो तीसरे का है, ये एक न्यूमेरिकल है मेरे भाई, और न्यूमेरिकल तो फिजिक्स में हो ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो ध्यान से समझना, जैसा न्यूमेरिकल है वैसा ही मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, पूरा पेपर बस ध्यान से देख लेना, काम आपका हो जाएगा। देखो, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁸ कूलाम प्रति मीटर है।
तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। चलो इसको मैं यहाँ पे मैंने इसी क्वेश्चन को लिख रखा है और इसी पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। मतलब रैखिक आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व आपको 10 × 10⁸ कूलाम प्रति मीटर दिया गया है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब हमें रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और ये हमें दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद में हमें दिया गया तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब हमें दूरी r दी गई है, वो दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। पहले तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो r हमारा जो होगा वो हो जाएगा 2 × 10⁻, भैया सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदल रहे हो तो आपको मैंने बताया था एक चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर। तो अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो जैसे 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से इसको भाग दे दो, भाग दे दिया। इसको हम लिख सकते हैं 10/100 को लिख सकते हैं 10⁻², इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻²। देखो +2 है नीचे, ऊपर आएगा -2 होगा। अब ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ है ही नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, -2 मीटर, इतना हो गया। बस यही दो चीज हमें दी गई थी। अब आपको क्या निकालना है, एक फॉर्मूला लगाना है। आपको निकालना तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, लेकिन एक फॉर्मूला गॉस के नियम के अनुप्रयोग का है। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, मैं यहां पे लिख देता हूं, चूंकि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, क्या उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र ये हमें निकालना है मेरे भाई। तो इसको अब हम निकालेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे λ/2πε0r। यही फॉर्मूला होता है E इक्वल टू λ/2πε0r। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो भैया, ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर दो। तो ऊपर तो 1/, देखो 2πε0 को 2 से गुणा करोगे तो 4πε0 हो जाएगा। इसी 4πε0 के लिए मैंने 2 से गुणा किया है, इंटू ऊपर 2 से गुणा होगा तो 2λ हो जाएगा अपान r यहां पे बचेगा। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों चीजें सेम है, कुछ अलग मैं नहीं लिख रहा हूं, बस दोनों सेम है। E इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 10 × 10⁻⁸, इसको भी लिख देंगे 10 × 10⁻⁸ अपान r की वैल्यू कितनी दी गई है 2 × 10⁻², तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 10⁻²। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सिंपल है, कुछ है इसमें, बस ऊपर नीचे कर दो, काम खत्म। E इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 × देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ नहीं करना हमें, कुछ भी नहीं। 9 और इसके ऊपर 1 है, ये जुड़ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 10⁻10 हो गया, गुणे ये 10⁻−8 है ही, इसको भी ऊपर ले जाएंगे 10⁻−2 को, तो ये 10⁻+2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब प्लस प्लस वाले को पहले हम जोड़ लेंगे, तो E इक्वल टू 9 × 10⁻10 है, ये 2 है, तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻−8 ये रहेगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ है इसमें नहीं है। तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 × 10⁻12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 और न्यूटन प्रति कूलम। बस यही आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना भैया, जैसा मैंने बताया बस ऐसे लिख दो, काम हो जाएगा। तो कुछ है
कुछ भी नहीं है, सिंपली है। मतलब आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, वो भी न्यूमेरिकल ही है, देख लो खुद। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, ध्यान से समझो न्यूमेरिकल, 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट होगा। मतलब आपको स्वप्रेरण गुणांक दिया गया है और धारा जो है शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो रही है, तो विद्युत वाहक बल कब 400 वोल्ट होगा। तो चलो जान लेते हैं कब होगा। तो यही चीज यहां पे भी लिखा है। तो हमें स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू दी गई, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एल से। एल इक्वल टू हमें दिया गया है 80 मिली हेनरी, 80 मिली हेनरी। इसको हेनरी में बदल दो भाई, मिली को अगर आप लोग हेनरी में बदलोगे तो आपको पता ही है 10 की पावर -3 से गुणा होगा। अब ये हेनरी हो गया। अब धारा देखो कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाएगी, यानी कि डेल्टा आई शून्य से 5 हो रही है, तो 5 में से हम 0 को घटा देंगे। तो सिंपल है आपका ये कितना आएगा, डेल्टा आई इक्वल टू आ जाएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई, हो गया। अब विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट होगा, यानी कि E इक्वल टू आपका हो जाएगा 400 वोल्ट। जो दिया गया है हम उसी को लिख रहे हैं। कितने समय में होगा, आपसे टाइम पूछा जा रहा है। देखो इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर, यानी कि आपको निकालना है डेल्टा टी को। तो निकाल लेते हैं मेरे भाई। एक फॉर्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, उसी को अप्लाई करेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका जो फॉर्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, वो होता है E इक्वल टू L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। ठीक है, ये हो गया। यहां से आपको डेल्टा टी निकालना, तो डेल्टा टी को इधर ले आओ, ई को डेल्टा टी के जगह पर रख दो। क्या बात है भाई, एल इक्वल टू डेल्टा टी इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई अपान ई। यहाँ पे ई हो जाएगा क्योंकि मैंने डेल्टा टी को मैं उधर लेकर चला गया हूं और इसको इधर ले आया हूं। अब इसी पे वैल्यू रख दो, आपका समय निकल आएगा। डेल्टा टी इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है भाई, ऊपर लिखा है 80 गुणे 10 की पावर -3, तो मैंने लिख दिया 80 गुणे 10 की पावर -3। डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर, तो इसको 5 रहने देंगे। अपान ई की वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट, तो इसको 400 कर देंगे। ठीक है, हो गया। कुछ है इसमें नहीं है, और सबको काट देंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 से 5 कैंसिल हो गया। बचा क्या भैया, बचा क्या, तो डेल्टा टी इक्वल टू हमारा बचा कितना, 10 के पावर -3 सेकंड। क्योंकि समय है मेरे भाई, तो समय तो खराब चल रहा है, तो 10 के पावर -3 सेकंड आपका आ जाएगा। हो गया, सिंपल है। ठीक है, बस क्वेश्चन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो आगे, बढ़ते चलो भाई। आगे बढ़ने के लिए हम पैदा हुए। गा देखो, गा वाला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, देखते चलो सारे क्वेश्चन। ठीक है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर -7 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। भैया हमें फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। थोड़ा सा समझना होगा इस क्वेश्चन को, स्पेशल है क्वेश्चन। देखो तरंग दैर्घ्य लैम्डा जो है वो सिर्फ हमें लैम्डा दिया गया है, कितना, देखो ध्यान से समझो, 5 गुणे 10 के पावर -7 मीटर। ठीक है, इतना दिया गया है लैम्डा की वैल्यू। हमें एक वैल्यू और पता है, प्लांक नियतांक की, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6 गुणे 6 गुणे 10 की पावर -34। ठीक है, जूल सेकंड, जूल सेकंड। ठीक है, प्रकाश की चाल भी हमें पता है, C इक्वल टू, प्रकाश की चाल अगर नहीं जानते हो तो क्या जानते हो, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये तो सबको पता है। ई हमें निकालना है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे भैया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच म्यू
एच म्यू, ई इक्वल टू एच म्यू भी होता है, ठीक है, ई इक्वल टू एच म्यू होता है। म्यू क्या है, आवृत्ति है। लेकिन इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि म्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा होता है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच सी अपान लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं मेरे भाई, सेम सेम। अब इसी फॉर्मूले पर हम पूरी वैल्यूज को रख देंगे, ध्यान से समझो। ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, एच की वैल्यू है 6.6 गुणे 10 के पावर -34 गुणे सी, प्रकाश की चाल की वैल्यू है 3 गुणे 10 के पावर 8, ठीक है, अपान लैम्डा की वैल्यू है 5 गुणे 10 के पावर -7, ठीक है, इतना है। समझ में आ रहा है, कुछ करना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। अब हम गुणा भाग करेंगे सिर्फ, बस हो गया काम हमारा। ई इक्वल टू देखो 6.6 है, ये 3 है भैया, गुणा कर दो तो आपका लगभग 19.8 आएगा। गुणे 10 की पावर -34 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा, 10 की पावर -26 बचेगा, बचेगा कि नहीं, 26 ही बचेगा। गुणे 10 के पावर -7 है, इसको ऊपर ले जाओ तो 10 के पावर +7 हो जाएगा। नीचे हमारा 5 बचा है, इसको कट कर दो, 19.8 को 5 से कट करोगे तो आपका आएगा 3.96, इतना आ जाएगा। तो हमारा फाइनली जो आया है आंसर, ध्यान से समझ लो, ई इक्वल टू हमारा आ गया है 3.96 गुणे 10 के पावर -26 है, ये 7 है, तो घटा दो भैया, तो 10 की पावर -19। अब ये बोल्ट आएगा, बोल्ट क्यों आएगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने नहीं बदला है। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ठीक है, जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है। अब आपको ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना है। तो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से समझो, ये 3.96 है गुणे 10 के पावर -19 है, ठीक है, अपान इसको डिवाइड कर दो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से, ये कटा, ठीक है, इन दोनों को भी काट देंगे, 3.96 को 1.6 से, तो आपका आएगा अप्रॉक्स 2.475, इतना आ जाएगा। तो हमारा ई इक्वल टू आ जाएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो हमारा बस यही आंसर हो गया, बस हो गया मेरे भाई, क्या करना है इसमें, हमने इसको क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दिया, हो गया, सिंपली है। आगे बढ़ते चलो, अभी टाइम है भैया, पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है। तो ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और आएगा घा वाला, पी प्रकार के अर्धचालक क्या है, इसको खुद करना। तो ये 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर वाले, 8 नंबर इसका भी आपका कंप्लीट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दे दो ज्यादा, क्योंकि 3 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूं आपको, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को। देखो चौथा का जो है, किसी धारावाही, लघुत्तरीय प्रश्न है ये, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश में संबंध स्थापित कीजिए। J इक्वल टू NeVd, मैंने फॉर्मूला एक बताया था, J इक्वल टू NeVd, ठीक है, वही वाला आपको स्थापित करना है। J इक्वल टू NeVd, ठीक है, कुछ ऐसे रहता है मेरे भाई, इसी को आपको स्थापित करना है, ठीक है। बस चलो, जहां n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Vd है अपवाह वेग या अनुगमन वेग। खा, इसको खुद कर लेना, अभी मैं और भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। खा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित विद्युत विभव का फॉर्मूला आपको बताना है, 3 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। गा देखो, व्यतिकरण तथा विवर्तन में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। तो देखो, व्यतिकरण तथा विवर्तन, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये व्यतिकरण है, ये विवर्तन है, दोनों में अंतर आप 5-6 अंतर लिख दो, जो मैं बता रहा हूं 4 अंतर बहुत है। सबसे नंबर 1 देखो, ये व्यतिकरण है, ये विवर्तन। देखो, यह घटना 2 कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली 2 पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। विवर्तन क्या है, यह घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। बस हो गया, ये पहला डिफरेंस। दूसरा,
इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान चौड़ाई की होती है। विवर्तन में क्या होगा, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती है। चलो तीसरा देखो, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। ठीक है, ये शायद मैंने बता दिया है। एक समान तीव्रता, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान चौड़ाई की होती है, रहेगा यहाँ पे चौड़ाई की होती है, एक समान तीव्रता की जगह पर चौड़ाई कर देना। इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती है, एक समान चौड़ाई, तीव्रता की जगह पर चौड़ाई कर देना। ठीक है, चौथा, इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। इसमें निम्निष्ठ जो होंगे वो प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होंगे, इसमें ऐसा नहीं होता है। बस इतना सा लिख देना बहुत है मेरे भाई, बहुत है, जितना लिखोगे उतना बहुत है। ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा भी ना सोचो कि बहुत ज्यादा हम लिख लें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एकदम कॉपी भरने से ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चीजों को समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, घ वाला क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। भाई ये नियम भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगा, तो भैया मैं बताने जा रहा हूं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को समझ लो थोड़ा सा। पांचवा क्वेश्चन, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन मतलब जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम हैं, वो आप समझ लो भाई, 3 नंबर में अक्सर आते, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। देखो, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित है। सबसे पहला नियम देखो, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की जो दर है ना, वो इस प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी तेज, जितनी ज्यादा तीव्रता इस प्रकाश की होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से निकलेंगे। दूसरा, ध्यान से समझो, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। हाँ, ये तो निर्भर करती है कि जितनी तेजी से ये प्रकाश आएगा उतनी तेजी से भैया इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो इस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब अगर इस प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं ना, इसकी क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इस प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ेगी। चौथा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। मतलब अगर आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम है तो भैया प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये तो मैंने पहले ही बताया था। पांचवा, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चाता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी क्यों ना हो। मतलब जैसे ही ये प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरता है ना, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इनके धातु की सतह पर गिरने, प्रकाश की धातु की सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, जैसे ही गिरेगा वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ठीक है, अब ये तो निकलने लगे हैं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे निकल लेते हैं, क्योंकि अभी तो मापी में है मुट्ठी भर जमी, हमने अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ये भी हो गया, इन सबको मैं हटा देता हूं। एक क्वेश्चन, ये आपका कितना क्वेश्चन हो गया, ध्यान से समझ लो, घ, यानी कि 4 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे, एक अंगा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं, इसका भी मैं आंसर दूंगा आज। ठीक है, देखो, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का ये आता है। तो भैया क्या है इसमें, हम देखते हैं क्या है, क्या दिया गया है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः
10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, दोनों संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु भी रखी है, ठीक है। वस्तु से युग्म से वस्तु की दूरी भी हमें दी गई है, तो आपको क्या करना है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो पहले हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो दी गई है उसको लिखते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी हमें दी गई है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग F1 मान लेते हैं, क्या F1, और ये हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी चीज अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी इनको मान लेते हैं F2। भैया अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम निगेटिव लेते हैं तो ये -50 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती ही निगेटिव है। अब युग्म से वस्तु की दूरी यानी कि U हमें दिया गया है, लिख दो यहां पे, युग्म से वस्तु की दूरी, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे मेरे स्टूडेंट U से, और U हमें दिया गया है -25 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें इतना दिया गया। अब एक चीज और नोट कर लो, एक चीज और देख लो, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, लिख देते हैं, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। इसको V से डिनोट करेंगे और यही हम निकालेंगे, यही निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का एक फॉर्मूला पहले हम लोग लगाएंगे मेरे भाई, ताकि F निकल सके। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, क्योंकि दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम लोग निकाल लेंगे। तो 1/f = आपका हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। ये आपका होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला। इतना समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/f = आपका हो जाएगा 1/f1 की वैल्यू देख लो, दोनों की मैं देख लेता हूं, 10 सेंटीमीटर, F2 की -50 सेंटीमीटर, तो 1/10 प्लस 1/-50, ये इतना हो गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1/f = आपका हो जाएगा 1/10 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 1/50 हो जाएगा। इसको साइड में ही सॉल्व करने, ठीक रहेगा। देखो 50 और 10 का एलसीएम जब निकालोगे भैया तो 50 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 50 आएगा, 50 आ गया एलसीएम दोनों का। 10 का 50 से होगा तो 5 आ जाएगा, और 50 × 50 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 में से 1 अब जाएगा, तो 1/f = आपका हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। 4/50 कट करो, 2 × 2 = 4, 25 × 2 = 50, तो ये 1/f = हमारा आ जाएगा, ध्यान से समझ लो, 1/f = आ जाएगा 2/25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना आ गया, इतना समझ में आ गया? समझ में आना चाहिए, मतलब कुछ है ही नहीं, एकदम हलवा है, ठीक है। इतना तो अभी हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकली, लेकिन हमें तो V निकालना है ना, तो लेंस का सूत्र लगाएंगे, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का जो सूत्रवा है भैया ना, वो 1/f = आपका होता है 1/v - 1/u, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेंस का सूत्र यही होता है, शायद आप सभी को पता हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक काम करो, 1/v को इधर ले आओ, या इसको इधर ले आओ 1/u को, तो 1/v आपका यहां पे रहेगा, और ये 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। देखो हम इसको यहीं पे रहने दे रहे हैं, इस 1/f के पास इसको ले आ रहे हैं, तो इधर माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, बस मैंने इधर उधर लिख दिया है, बाकी इतना तो चलता है ना। ये हो गया। अब इसी पर वैल्यू रख देंगे
1/v, हमें v निकालना ही है, तो 1/f, 1/f। अब 1/f की वैल्यू देखो यहां से ले लो, 1/f इक्वल टू 2/25 मैंने लिखा, इसीलिए मैंने इसको काटा नहीं था, तो 1/f की जगह पर हम डायरेक्टली लिख देंगे 2/25 प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है भैया, u की वैल्यू है हमारी, ऊपर देख लेते हैं डायरेक्टली, ये देखो u की वैल्यू है -25, तो इसको -25 कर देंगे, -25 हो गया। कुछ है इसमें, बिल्कुल हलवा है। अब देखो 1/v इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/25 माइनस 1/25, इतना हो गया, 2/25 माइनस 1/25, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, देखो 25 आपका दोनों बराबर है तो 25 हो गया, 2 माइनस 1 ऊपर भी हो जाएगा, 2 माइनस 1, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/v इक्वल टू 1/25, तिरछा गुणा करो v का इसका 25 का 1 से, तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और भैया ये प्रतिबिंब की स्थिति है तो ये प्लस में आएगा ही आएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, जो जो दिया गया था वही लिखने हैं, बस आप चिन्हों को ध्यान में रखकर चलना भाई कि इसमें ये चिन्ह होता है, इसमें ये चिन्ह होता है। चलो ये भी हो गया। चलो ये 3-3 नंबर का आपका 5 क्वेश्चन था, 15 नंबर कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन और भी रहेंगे 3 नंबर वाले, देखो मैं इसको अब बता देता हूं, मैं इसको नहीं सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। देखो 5वें का चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए, चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए, ये आप कर लीजिएगा, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। खा यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की परिकल्पना लिखिए, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। घा द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य, 3 नंबर। अंगा ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर। मतलब 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेंगे, 15 नंबर का आपका ये, यानी कि 15 और 15 30 नंबर के सिर्फ 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको कैसे मिस कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना स्पेशल है। चलते अपने खंड या पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे। देखो वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा उनको परिपथ बनाकर समझाइए। भाई ये सब क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। मैंने पूरे फिजिक्स की एक सीरीज चलाई थी, उस सीरीज में मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर कराया था, वो सीरीज नहीं देखो तो गलती आपकी है। नहीं पता तो अथवा लगाए वुडस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्य अवस्था का प्रतिबंध निकालिए, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। 7वां किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, 5 नंबर। अथवा लगा है, नहीं पता तो गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। 8वां क्वेश्चन क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mb मैक्स स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट को प्रतिपादित कीजिए। नहीं पता तो अथवा लगा है। तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, मतलब दोनों में से कोई एक आपको करना है। 9 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन बामर तथा पास्चन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है, बहुत स्पेशल है। अथवा लगा है। आपके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि को समझाइए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने आपको पेपर बताया, ज्यादातर सॉल्यूशन भी बताया। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं कराया ना कहीं उसको मैं सॉल्व करा चुका हूं, जाकर जरूर देखना। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।